हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम महिमा चंद है और मुझे जीडीएस में काम करते हुए 3 साल हो गए हैं। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका है, इंडिया पोस्ट की नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या ये नोटिफिकेशन फेक है या फिर रियल है। तो फेक जैसी चीज़ कुछ नहीं होती। फिलहाल के लिए सब जगह आप देख सकते हो कि एक ही नोटिफिकेशन गया है। सब बोल रहे हैं कि 31 अगस्त से है। अभी जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है, इसीलिए आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा कि ये फेक है। बट मैं आपको दिखा देती हूँ, नोटिफिकेशन ये रहा और ये फाइनली रिलीज़ कर दिया है। 20 अगस्त 2026 को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। और उन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो जीडीएस है 31 अगस्त से जो है उनके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा नीचे आ जाते हैं, जो ये है आप देख सकते हो। तो मैं आपको नीचे पे दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए जो है अभी इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में ये रिलीज़ नहीं किया गया है और बहुत जल्द वहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। तो 31 अगस्त को जो है वहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 19 सितंबर तक आपके ये चलेंगे। उसके बाद आपका जो फ़ी पेमेंट है वो 2 सितंबर 2026 से 21 सितंबर तक चलेगा। और बाकी आपको करेक्शन, अगर कुछ आपके फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो वो चेंज करने का मौका भी आपको 23 सितंबर को मिलेगा। आप डेट्स देख सकते हैं यहाँ पे। देन हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको जो है थोड़ा बहुत सर्विस कंडीशंस और जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। तो इतना तो गाइस टाइम नहीं है, 39 पेजेस का है। तो मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा ये बोला जा रहा है कि जो जीडीएस है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इन्वॉल्वमेंट अलाउंसेस एंड अदर एंटाइटलमेंट्स आर नॉट पार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो इसका मतलब ये है कि जो जीडीएस है वो परमानेंट बेसिस पे नहीं है। उनको जो है आपको कुछ टाइम के लिए होते हैं, मतलब ये पूरे प्रॉपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट बोला गया हमें, उस वक्त बोला जा रहा है दे आर द होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एज ए आउटसाइडर होते हैं, ये परमानेंट होते नहीं है। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट बोल रहा है कि द कैंडिडेट सिलेक्टेड एज बीपीएम आर रिक्वायर्ड टू अरेंज एकोमोडेशन फॉर रनिंग द पोस्ट ऑफिस कॉल्ड एज ब्रांच पोस्ट ऑफिस एट देयर ओन कॉस्ट। मतलब अगर बीपीएम में आपका सिलेक्शन होता है तो पोस्ट ऑफिस के लिए अरेंजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। मतलब आपको कहाँ पोस्ट ऑफिस खोलना है वो अपने ही आपको उसमें पैसों से खोलना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस उसका जितना भी किराया होता है वो आपको अपने ही पैसों से देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इसमें बोला गया है जो बीपीएम है, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला। इसमें बोला है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें बोला अगर आपका सिलेक्शन एज ए बीपीएम होता है तो पोस्ट ऑफिस और आईपीपी के जितने भी काम है वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज इन द कस्टमर सर्विस सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब आपको जितनी भी मार्केटिंग है प्रोडक्ट्स की या प्रमोशन वगैरह करना पड़ेगा और सीएससी वगैरह वाला भी आपको काम करना पड़ेगा। जो सीएससी वाला काम होता है मेनली आधार कार्ड से रिलेटेड होता है, तो वो आपको जब आप ज्वाइनिंग हो जाएगी आपको, तो आपको आगे चल के पता खुद चल जाएगा क्या होगा। नेक्स्ट है रेजिडेंस एंड अकोमोडेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जो बीपीएम वगैरह हैं वो कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो बीपीएम है जहाँ भी उसका पोस्ट ऑफिस होगा वो वहीं रहता है, उसी गांव में रहता है। तो उसके लिए भी अच्छा है और गांव वालों के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट है, अगर आपका सिलेक्शन एज ए बीपीएम होता है तो एबीपीएम की अगर प्रोफाइल में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहला है सेल्स ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस एक्सेट्रा, डिपॉजिट पेमेंट, अदर ट्रांजैक्शन ऑफ आईपीबीपी। इसमें ये बोला गया है कि जितना भी एबीपीएम में जिसका भी सिलेक्शन होगा उसका काम है कि वो जो डिलीवरी होगी मेल की वो डोर टू डोर पहुँचाएगा और सेल्स करेगा स्टैम्प्स, स्टेशनरी जो भी है, और बाकी वो बीपीएम को हेल्प करेगा और कामों के लिए। और जो उसका भी रेजिडेंस है एबीपीएम का वो भी आसपास ही होता है, जहाँ जहाँ डाक जाती होगी वो वहाँ किसी भी विलेज में रह सकता है। जितने भी विलेज में डाक आती होगी उसकी, जो जो विलेजेस की भी डाक आती होगी, तो वो कहीं वहाँ कहीं भी रह सकता है। ठीक है, अब एक और पोस्ट होती है इसमें, वो है आपकी डाक सेवक।
ठीक है। तो डाक सेवक क्या होते हैं, ये पोस्ट ऑफिस में होते हैं, सॉर्टिंग ऑफिस में होते हैं, मेल ऑफिस में होते हैं, ट्रांजिट मेल ऑफिस में होते हैं, या किसी भी डिलीवरी सेंटर में हो सकते हैं, और इनका काम होता है एज ए पैकर। तो ये काम थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये मेन ऑफिस में हो जाता है आपका काम, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है, इस वजह से ये होता है डाक सेवक का और कोई काम नहीं होता है, पैकिंग वगैरह करने में ये मदद करता है एज ए पैकर। उसके बाद फिर हम नीचे को आ जाते हैं। आप पूछते रहते हो कि बीपीएम एबीपीएम की सैलरी कितनी है। बीपीएम एबीपीएम की सैलरी ये रही, आप देख सकते हो। जो बीपीएम है उसकी सैलरी 12,000 से 29,380 रुपीज़ तक होती है, और जो आपका एबीपीएम है, देख सकते हो एबीपीएम या डाक सेवक, उनकी सैलरी होती है 10,000 से 24,470 रुपीज़, ये होती है। अब इसमें आप क्राइटेरिया देख लो, एज लिमिट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 18 से मैक्सिमम 40 ईयर्स तक होती है। बाकी आपको जो भी रिलैक्सेशन होगा वो आपको नीचे डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पे समझा रखा है। जो ST SC होते हैं, वेट, हाँ, तो जो जो होते हैं हमारे ST SC, उनको 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है। जो OBC में आते हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। जो पर्सन PWD वाले होते हैं उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। और एक और चीज़ होती है, जो क्या बोलते हैं, PWD वाले होते हैं, अगर किसी को कोई भी डिसेबिलिटी है बट उसकी कैटेगरी OBC भी है, तो उसको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर वो ST SC है, PWD ST SC है, तो उसको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अब मेन है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, सिलेक्शन 10th बेसिस में होता है। ठीक है। कोई सा भी आपका बोर्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी आपका वो हो, बोर्ड ही हो। लोग सोचते हैं कितने ने होम बोर्ड में भी पेपर दिए हैं। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप होम बोर्ड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें जो मेन चीज़ होती है वो है आपकी 10th में मैथ्स एंड इंग्लिश होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैथ्स इंग्लिश नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और बाकी की डिटेल्स जो है लैंग्वेज वाइज वो एनेक्सर 3 में दिया गया है। इसमें क्या है कि एनेक्सर 3 में ये बोला गया है कि जिसकी जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, हाँ, ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है। ठीक है। हो गए आपके गोवा, सिक्किम, नागालैंड, ये तो यहाँ इनकी अपनी लैंग्वेज होती है। आप देख सकते हो ये इनकी लैंग्वेजेस के नेम है, आगामी हो, चांग, चांगशेंग, गारो, कुकी, ये सब इनकी लैंग्वेजेस हैं, तो ये आपको होनी चाहिए, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है अदर क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए ना। लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैम कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, तो मैं आपको बता देती हूँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। वो इसीलिए नहीं होता है ना कंप्यूटर सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल के बच्चों को वैसे भी नॉलेज होती है, तो मतलब आपको एंड्रॉयड वगैरह सब चला ही लेते हो तो नॉलेज ज़रूरी है इसीलिए। और जिसके पास है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अच्छी बात है, वो लगा लीजिएगा। तो फर्स्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए, और बाकी एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बाकी और चीज़ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है रिजर्वेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रिजर्वेशन जितने भी ST SC OBC PWD EWS कैंडिडेट्स हैं तो उनको देख लेना आप, उन्हीं के हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे को चले जाते हैं थोड़ा और। ये आई थिंक PWD से रिलेटेड है, जो भी BPM ABPM PWD का काम करते हैं, तो ये उनका है, आप इसको भी देख सकते हैं उसमें किस वजह से कैसा रिजर्वेशन मिल रहा है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई आप कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। ये होती है पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसको कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे होता है, सिलेक्शन किस बेसिस में होता है। देखो सिलेक्शन बहुत सिंपल है कि अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया 10th के मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपकी जो भी 10th में परसेंटेज बनी होगी वो है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारी तो CGPA से हम कैसे पता लगाएं, या ग्रेड है, ग्रेड से कैसे पता लगाएं। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी 10 CGPA थी, 10th में 10 CGPA है, तो आप इंटू 9.5 कर दोगे तो आपके हो जाएंगे 95%। ठीक है। अगर आपकी 8 CGPA है, वो कह रहा है मैं कैसे करूँ, तो आप 9.5 से उसको इंटू कर दो तो आपकी परसेंटेज आपको पता चल जाएगी। तो अगर आप 8 की मल्टीप्लाई 9.5 से करते हो तो 76 बन रहा है, तो आपकी जो परसेंटेज है वो 76% आई है। अब नीचे को चल जाते हैं थोड़ा हम, ये सारे आपको बता रखे हैं यहाँ पे 8, 7, 6, 5, 4 जितने भी आप देख सकते हो।
नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल, आप नीचे को चले जाइए थोड़ा और। अच्छा, अब आप पूछते हो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स आप देख लो, मार्कशीट 10th की। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधार कार्ड में अगर आपने फ़ोटो अपडेट नहीं कराई है, आप फ़ोटो अपडेट करा लेना और बाकी सारे काम भी आप करवा लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपकी कोई कास्ट है, ST SC EWS OBC आप वो लगा सकते हो। PWBD कैंडिडेट है तो आप वो भी कर सकते हो। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी लगा सकते हो। मेनली आधार कार्ड या और भी कुछ होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेन कहीं कहीं पे स्थायी निवास भी मांगते हैं। स्थायी निवास वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी मांगते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ हैं ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे ले जाने पड़ते हैं, तो ये आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये कुछ फॉर्म वगैरह हैं, ये आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो उस टाइम पे आपके भरे जाएंगे फॉर्म वगैरह। तो ये हर किसी का अपना अपना है। देखो मेन आपको क्या करना है ना, फॉर्म भरते वक्त क्या याद रखना है, फॉर्म भरते वक्त आपको क्या याद रखना है, आपका OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक बार आपने OTR करा दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा आप OTR फिर से मत कराना। अगर वो जब तक मांगता नहीं है आपका, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा उससे सिलेक्शन नहीं हुआ था, अभी मेरे पास दूसरा मोबाइल नंबर है, दूसरी ईमेल ID है, तो आप कर सकते हो। जब आप ये करा लेते हो, क्या नाम है अपना, फॉर्म भरते हो ना, तो आप कोई भी चीज़, क्या बोला है, इन केस एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड बाय ऑल्टरिंग द बेसिक डिटेल्स, द कैंडिडेचर ऑफ ऑल सच कैंडिडेट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। ये कोई भी धोखाधड़ी वाला काम मत करना कि आप जो है एक बार एक मोबाइल, मतलब मान लो आपने अभी एक मोबाइल नंबर एक ईमेल ID बना के डाल दी, आप उसी दिन दूसरा फॉर्म अप्लाई कर रहे हो जिसमें सेम डॉक्यूमेंट जा रहे हैं और उसमें दूसरा मोबाइल नंबर दूसरी ईमेल ID, तो वो दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है, आपको इसमें साफ साफ दिखा रखा है। देखो, एन एप्लीकेंट हु फॉरगेट, आप ये वाली लाइन देख लीजिए, ये एनी एप्लीकेंट हु फॉरगेट द रजिस्ट्रेशन नंबर कैन रिट्रीव द रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू द ऑप्शन फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो गुड, आप उसको याद करिए। अगर आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा फॉरगेट करके दोबारा कर सकते हैं। देखो फ़ी पेमेंट कैसे होगी, जो ₹100 हैं वो बॉयज़ के लिए लगते हैं और गर्ल्स के लिए तो फ्री होता है, तो इसीलिए आप ये भर सकते हैं। और फ्री ST SC EWS PWBD कैंडिडेट सबके लिए हो जाता है, और पूरी फीमेल्स के लिए तो होता ही है फ्री। आप फ़ोटो अपलोड का देख सकते हो, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 30 KB से 100 KB तक होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो सिग्नेचर है वो भी आप देख सकते हो, 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको याद रखना जब आप कोई भी खुद से फॉर्म भरते हैं, आप कहीं से भी भरवाते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा लोकल लैंग्वेजेस को लेकर है। देखो आप आंध्र प्रदेश में आपकी लोकल लैंग्वेज चलती है तेलुगु, ठीक है, आंध्र प्रदेश में चलती है तेलुगु, आसाम में चलती है आसामीज़, बंगाली, बोडो, बिहार में चलती है हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली में हिंदी। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो ना किसी भी स्टेट का, तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लेना। अगर मान लो आप बिलोंग करते हो पंजाब से और आपने भर दिया गुजरात का, तो आपको गुजराती आनी ज़रूरी है। गुजराती नहीं आएगी तो नहीं होगा आपका। और बाकी आप देख सकते हो हरियाणा में हिंदी चलती है, हिमाचल में भी आप हिंदी बोल सकते हो, जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी दोनों, झारखंड में हिंदी, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा चलती है, केरला में मलयाली, मध्य प्रदेश में भी हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी। ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हो। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपको हिंदी ही मिलेगी, तेलंगाना में तेलुगु मिलेगी, सब चीज़ें। जो ST SC होते हैं ना उनका सर्टिफिकेट ये होता है, ठीक है, आप देख सकते हो। जो ST SC होते हैं उनका सर्टिफिकेट ये होता है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट माना जाता है। OBC का सर्टिफिकेट ऐसा होता है, आप देख सकते हो। तो ये सारे फॉर्म्स को लेकर है। तो आई होप गाइज आपको पूरी वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपको जितनी भी वीडियो, मतलब जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी वो आपको यहाँ से मिल सकती है। और जो मेन चीज़ें वो ये है कि वैकेंसी जो है ज़रूर रिलीज़ होगी। अगर आपकी 31 अगस्त को नहीं होती है तो सितंबर तक आपकी फाइनली रिलीज़ कर दी जाएगी वैकेंसी। तो आप जो है भरने के लिए रेडी हो जाइए, और इस बार जो है छोड़ना नहीं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो मायूस मत होना, आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।